गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, कल बंगाल में फेज 2 का जो इलेक्शंस थे वो हुए एंड उसमें बहुत ही भारी मात्रा के अंदर लोगों ने यहाँ पे वोटिंग करी। आप नोटिस कर पाओगे कि कल जो सेकेंड फेज था उसमें 92.6% लगभग आपको वोटर टर्नआउट देखने को मिला, जो अपने आप में बहुत ही बड़ा नंबर है। अब इसके पीछे काफ़ी सारे लोग बता रहे हैं कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ, एसआईआर की जो एक्सरसाइज हुई, उसके माध्यम से क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के वोट कटे, तो जो ओवरऑल बेस था, ओवरऑल डिनोमिनेटर था, वही कम हो गया था। तो नंबर ऑफ वोटर टर्नआउट तो जो है वो यहाँ पे हमारा बढ़ना ही था। बट फिर भी जो लोग थे उन्होंने भी यहाँ पे ज़्यादा एंथुसियाज्म दिखाया इस बार अपने वोटिंग के अंदर। एंड इसके साथ ही जैसे इलेक्शंस कंप्लीट हुए ना, तो हमें यहाँ पे एग्जिट पोल के यहाँ पे रिजल्ट आपको देखने को मिले हैं। ये रिजल्ट नहीं है, ये केवल क्या है, एग्जिट पोल। देखो, सबसे पहले तो आप एग्जिट पोल समझो कि होता क्या है। देखो, अब जो रिजल्ट आएगा ना इन इलेक्शंस का, जो आपके 4 स्टेट्स और एक यूटी के अंदर इलेक्शंस हुए, इनका रिजल्ट आएगा 3 मई को। पर उससे पहले हमारे सामने एग्जिट पोल आ जाते हैं। इससे ना एक अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है कि लोगों ने शायद कैसे वोट किया होगा। जो भी यहाँ पे पोलस्टर्स होते हैं वो लोगों से बातचीत करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं वोटर्स का कि भाई आपने किसको वोट डाला। उसमें हर एक चीज़ देखा जाता है कि महिलाएं ज़्यादा किसको वोट दे रही हैं, यूथ किसको दे रहा है, एक स्पेसिफिक कास्ट के लोग किसको दे रहे हैं। हर एक चीज़ को एनालाइज करते हैं एंड उस बेसिस के ऊपर कोशिश करते हैं अनुमान लगाने की कि आखिर कौन जीत रहा होगा या आखिर किसको कितनी सीट्स आई होंगी। अब सवाल आता है, क्या एग्जिट पोल करना यहाँ पे अलाउड है? आंसर इज यस, अलाउड तो है, पर इसकी कुछ टाइमिंग्स होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, देखो जब आपकी वोटिंग प्रोसेस चल रहा है ना, तो उस समय के ऊपर यहाँ आप एग्जिट पोल यहाँ पे नहीं कंडक्ट कर सकते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो देर इज अ प्रोहिबिशन ड्यूरिंग द वोटिंग टाइम। प्लस एट द सेम टाइम आपको एग्जिट पोल्स जो पब्लिश करने हैं ना, वो तभी पब्लिश कर पाओगे जब आपका वोटिंग जो है कंप्लीट हो चुका है। जैसे आप नोटिस करना, अभी जो चुनाव हुए थे, बहुत सारे चुनाव आपके आई थिंक 9 अप्रैल को हो गए थे। फिर बंगाल का फर्स्ट फेज का चुनाव था, आई थिंक 23 अप्रैल को हो गया था। पर कल जाके 29 अप्रैल को शाम में जब वोटिंग खत्म हुई, उसके बाद ही एग्जिट पोल वाले अपने एग्जिट पोल्स को दिखा सकते थे। अब इसके रिगार्डिंग आपका एक लीगल बेसिस भी है, दैट इज द सेक्शन 126A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये सेक्शन 126A ही बोलता है कि ड्यूरिंग द वोटिंग पीरियड यहाँ पर आप अपने एग्जिट पोल को कंडक्ट और पब्लिश नहीं कर सकते। अगर किसी ने यहाँ पे इसका उल्लंघन किया तो उसको 2 साल तक की सजा, फाइन और दोनों भी यहाँ पे चीजें हो सकती हैं। अब जो कल हमारे सामने एग्जिट पोल आए हैं, देखो उसमें कुछ बातें क्लियर हैं, कुछ बातों में थोड़ा सा डाउट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं केरला की, तो ज्यादातर लोगों ने यही बोला है कि यहाँ पर यूडीएफ की जो सरकार है बनने जा रही है। बेसिकली यहाँ पे जो मेजोरिटी पार्टी है वो कांग्रेस की हो सकती है, जो कि यूडीएफ ग्रुप में बिलोंग करती है। असम की बात करें तो वहां पर जो बीजेपी पार्टी है वो यहाँ पे सरकार में आने के बहुत हाई चांसेस हैं, क्योंकि सभी लगभग पोलस्टर्स ने उन्हीं को यहाँ पे बढ़त दिखाई है। पुडुचेरी की बात करें तो वहां पर भी जो एनडीए की सरकार है वो यहाँ पे आती हुई हमें देखने को मिलेगी। अब डाउट जो आ रहा है ना लोगों के दिमाग में, वो वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के रिगार्डिंग है, क्योंकि यहाँ पर मिक्स्ड रिजल्ट आए हैं। कई लोगों ने यहाँ पे वेस्ट बंगाल में बीजेपी को दिखाता है कि ये जीतेगी, कई लोगों ने दिखाया है कि जो ममता दीदी की जो टीएमसी पार्टी है वो यहाँ पे जीतेगी। तमिलनाडु के अंदर भी सिमिलर चीज है, काफी सारे लोग डीएमके को ही दिखा रहे हैं, पर कुछ ने यहाँ पर अपने टीवी के जो एक्टर विजय हैं उनकी पार्टी को भी दिखाया है। एग्जैक्ट रिजल्ट क्या होंगे वो तो हमें दोस्तों कुछ दिन बाद 3 मई आई थिंक रिजल्ट जो डेट है उस दिन को हमें यहाँ पे पता लग पाएगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। डेट है आज की 30 अप्रैल 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। पहला जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है वो है रिगार्डिंग एंशियंट रिजर्वायर अनअर्च्ड ऑन एलिफेंटा आइलैंड। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एलिफेंटा आइलैंड की हम थोड़ा लोकेशन देखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं ना महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में मुंबई से लगभग 10 किलोमीटर दूर आपको एक आइलैंड देखने को मिलेगा, विच इज नथिंग बट द एलिफेंटा आइलैंड। इसको घरापुरी के नाम से भी यहाँ पे हम लोग जानते हैं। अब आप लोगों ने अगर अपने आर्ट एंड कल्चर को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि एलिफेंटा आइलैंड दरअसल में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इनको 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का यहाँ पे दर्जा मिला था। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एलिफेंटा आइलैंड्स के ऊपर, तो यहाँ पर जो आपको केव्स देखने को मिलती हैं वो 5th से 8th सेंचुरी सीई के बीच की यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। उस टाइम कालाचुरी डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, इनके साथ कहीं ना कहीं बिलोंग करती है।
और यहाँ पर जो केव्स हैं, जो गुफाएं हैं, वो भगवान शिव को यहाँ पे डेडिकेटेड है, ऐसा माना जाता है। इनफैक्ट यहाँ पर आपको त्रिमूर्ति, महेश मूर्ति, ये सब आपको स्कल्पचर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अभी क्या हुआ है ना, एलिफेंटा आइलैंड के अंदर कुछ हमें लगभग 1500 साल पुराना स्टेप्ड रेजरवायर देखने को मिला है। यहाँ पर आप देख पाना, इस पिक्चर में आप नोटिस कर पाना, देखो यहाँ पर पता क्या है, यहाँ पर आपको एक सीढ़ियां देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। ये सीढ़ियां पता कहाँ जा रही हैं, यहाँ पर इधर आपका टी शेप के अंदर एक पानी के स्टोरेज के लिए एक रेजरवायर बनाया गया है। समझ पाओ कि जैसे मान लो कभी बारिश होती है तो हम चाहते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, पानी जो है बारिश का वो हम यहाँ पे अपना सेव करके रखें। क्योंकि दरअसल में ना यहाँ पर ये एक आइलैंड है, एलिफेंट आइलैंड, और यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि जो पानी होता है ना वो रन ऑफ हो जाता है समुद्र के अंदर। तो लोगों को भी लगभग 1500 साल पहले इस तरह से पानी की जरूरत पड़ती होगी, तो वो भी यहाँ पे इस तरह से रेजरवायर बना के रहते थे। ऐसा यहाँ पर एक्सकवेशन के माध्यम से हमें यहाँ पे पता लग पाया है। लगभग 20 सीढ़ियां ऐसे नीचे को जाती हैं एंड वहां पर ऐसे यहाँ पे रेजरवायर बना हुआ है। लगभग ये 14.7 मीटर, 14.7 मीटर लेंथ का है और विड्थ इसकी लगभग आपको देखने को इतनी मिल जाएगी। तो काफी एडवांस प्लानिंग के साथ यहाँ पे इसको बनाया गया है। तो हमें यहाँ पे पता लगता है कि ये जो स्टेप्स हैं, जो नीचे को सीढ़ियां जा रही थी, वो स्टोन ब्लॉक से बनी हुई हैं, जो कहीं ना कहीं मेनलैंड से यहाँ पे लाई गई हैं। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना तो और भी एक्सकवेशन हुई हैं एलिफेंटा आइलैंड्स के अंदर, एंड उन्होंने हमें बहुत सारी नई नई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने की कोशिश करी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, एक तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको टेराकोटा फिगरिन्स आपको देखने को मिलेंगी हैं। टेराकोटा क्या होता है, आपकी जो क्ले होती है, बेक्ड क्ले जो होती है ना, उसको हम बोलते हैं टेराकोटा। तो इससे भी हम लोग छोटे छोटे स्टेचूज बनाते हैं, तो कुछ एनिमल के, कुछ ह्यूमंस के स्टेचूज आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर ग्लास एंड स्टोन बैंगल्स आपको यहाँ पे देखने को मिली हैं, ठीक है, ऑर्नामेंट्स के तौर के ऊपर जिनको पहना जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अलग अलग प्रकार के बीड्स मिले हैं। जैसे अगर हम बात करें कार्निलिन की, ये दरअसल में एक लाल कलर का एक स्टोन आपको देखने को मिलता है। क्वार्ट्स आपको व्हाइट या ट्रांसपेरेंट स्टोन होता है। तो इनका ना छोटे छोटे इनके बीड्स बनते थे, तो उनको नेकलेस में, ज्वेलरी में हम लोग पहनते थे। तो ये एक कल्चर हमें यहाँ पे देखने को मिला। इसके साथ ही साथ एलिफेंटा आइलैंड के ऊपर हमें एम्फोरे शेड्स, ये क्या होते हैं सर? देखो एक्चुअली पता क्या है, अगर हम बात करते हैं रोम की, तो रोम में और इवन आपके वेस्ट एशिया के अंदर भी आपको बड़े बड़े ना जार देखने को मिलते थे। तो वो जो जार थे, उसके ब्रोकन हिस्से, उसके टूटे हुए हिस्से हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो हमें इतना थोड़ा आइडिया लग पाया कि अच्छा, मेडिटेरियन से, वेस्ट एशिया से हम लोग ट्रेड किया करते थे, क्योंकि वहां के इंपोर्टेड जार इधर मिल रहे हैं इतने पुराने। तो कहीं ना कहीं मतलब फॉरेन ट्रेड हो ही रहा था, रोमन्स के साथ भी हो रहा था ट्रेड, ये हमें यहाँ पे पता लगता है। इसके अलावा यहाँ पे स्टोन एंकर्स हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं, जो कहीं ना कहीं, एंकर कहाँ होते हैं, एंकर सर वहीं होते हैं जहाँ शिप्स वगैरह होंगी। तो हमें पता लगता है कि अच्छा, यहाँ पर भी मैरीटाइम ट्रेड रूट यहाँ से निकलता था। बाकी 60 अलग अलग प्रकार के कॉइन्स देखने को मिले हैं, कॉपर, लेड, सिल्वर वगैरह के, राइट। एंड ज्यादातर जो कॉइन्स हैं वो यहाँ पे कृष्ण राजा ऑफ कलाचुरी डायनेस्टी के देखने को मिल जाते हैं, 6th सेंचुरी सी के। तो हमें उसका भी एक अच्छा खासा आइडिया यहाँ पे मिल गया है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि हमने यहाँ पे ये पानी का रिजर्वायर हमने यहाँ पे देखा, तो उससे हमें पता लग पाया कि बहुत अच्छे से एडवांस्ड हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का एक सेंटर हुआ करता था। हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग मतलब पानी के साथ रिलेटेड अच्छे अच्छे सिस्टम थे, ड्रेनेज का, वाटर स्टोरेज का, ये सारी चीजें थी। इनफैक्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो ब्रिक स्ट्रक्चर्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिले, जिसको टेक्सटाइल डाइंग वैट, डाइंग वैट का मतलब होता है एक बड़ा सा कंटेनर, एक बड़ा टैंक, जो कि कलर की क्लोथिंग में काम आ जाता है, ठीक है ना, टेक्सटाइल प्रोडक्शन में काम आ जाता है। तो भाई वो सब चीजें भी थी। तो ये सारी चीजें हमें पता लग पाई हैं एलिफेंटा आइलैंड के अंदर, जो हमें एंशियंट रिजर्वायर मिला है और जो बाकी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिली है। तो इससे बहुत सारी हमारी हिस्ट्री की नॉलेज है वो और ज्यादा निखर के यहाँ पे सामने आती हुई देखने को मिल जाएगी। आगे आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे जो सामने है वो यहाँ पे है विद रिगार्ड्स टू स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम। अब सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि व्हाट डू मीन बाय दिस टर्म स्मॉल हाइड्रो पावर। देखो, होता पता क्या है, एक तो होता है हाइड्रो पावर, जैसे लार्ज हाइड्रो पावर की हम बात करते हैं, आप उनमें ना बड़े बड़े डैम्स बनाते हो, उन डैम्स का इस्तेमाल किया जाता है ना, बिजली जनरेट करने के लिए। पर जब मैं बात करता हूँ ना स्मॉल हाइड्रो की, यहाँ पे काम तो सिमिलर ही होता है, यहाँ पर भी बिजली ही आप जनरेट कर रहे हो, पर यहाँ पर आप बड़े बड़े डैम्स वगैरह यहाँ पे नहीं बनाते हो। पानी का जो नेचुरल फ्लो होता है बस उसका इस्तेमाल किया जाता है रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी जनरेट करने के लिए, पर बड़े बड़े डैम्स नहीं होते। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है, हम अपनी कैटेगरीज बनाते हैं। जैसे एक होता है माइक्रो हाइड्रो पावर, माइक्रो में होता है 100 किलोवाट तक का। फिर आ जाता है आपका मिनी,
मिनी की बात होती है तो 100 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट, ठीक है, यहाँ किलोवाट था, 100 किलोवाट से 2 मेगावाट। एंड अगर हम बात करते हैं स्मॉल हाइड्रो पावर की, तो स्मॉल में क्या जाता है 2 से लेकर 25 मेगावाट तक का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके स्मॉल हाइड्रो पावर होते हैं ना, उनकी कैपेसिटी 25 मेगावाट से आपको कम देखने को मिल जाती है। ऐसे हाइड्रो पावर प्लांट्स को हम लोग स्मॉल हाइड्रो पावर के नाम से यहाँ पे जानते हैं। कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं, जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर आपका बसपा 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ये बासपा रिवर के ऊपर है। फिर उत्तराखंड में मनेरी भाली प्रोजेक्ट है, ये भागीरथी रिवर के ऊपर है। फिर आपका शिवन समुद्र आपका हाइड्रो प्लांट है कावेरी रिवर के ऊपर। तो ये बहुत बड़े नहीं है, ये छोटे साइज के ही हैं। छोटी छोटी नदियां, छोटे कैनाल, छोटे डैम्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो छोटे लेवल के ऊपर डिसेंट्रलाइज तरह के ऊपर हम पावर को जनरेट करते हैं। ये इनका यहाँ पे पर्पस होता है, ठीक है। नेचुरल लेवल फ्लो को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और देखो, क्योंकि आप यहाँ पर ना कोई बड़े डैम नहीं बना रहे, तो इकोलॉजी भी यहाँ पे उतनी आपकी डिस्टर्ब नहीं होती। बड़े डैम्स में ना बहुत सारा अलग अलग लोगों को डिस्प्लेस करवाना पड़ता है, उसमें आपका पानी का फ्लो भी इम्पैक्ट होता है, बहुत सी चीजें इम्पैक्ट होती हैं। पर क्योंकि ये छोटे लेवल के हैं तो बहुत ज्यादा जमीन भी नहीं चाहिए, बहुत ही कम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होती है, ठीक है, डिसेंट्रलाइज तरह के ऊपर होता है। और ये लंबे समय तक भी चल पाते हैं, तो अच्छी बात है, इकोनॉमिकली भी वायबल आपको देखने को मिल जाते हैं। साल भर अपने आप पानी वगैरह अच्छा खासा इनका मिल जाता है अगर पानी अवेलेबल हो। अब देखो, सोलर के अंदर, विंड के अंदर दिक्कत क्या आती है, वहां पर आपको वो पूरा टाइम नहीं होते। जैसे सोलर रात के समय दिक्कत देता है, विंड की बात करें तो हमेशा विंड नहीं चलती सब जगह, तो दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम। बट यहाँ पर ऐसा देखा गया कि सोलर सॉरी अपना स्मॉल हाइड्रो पावर है, वो यहाँ पे बेनिफिट कर जाते हैं। बाकी इससे कहीं ना कहीं लोगों की नौकरियां भी जनरेट होती हैं जब हम स्मॉल हाइड्रो पावर को यहाँ पे अच्छे से इंप्लीमेंट करें, क्योंकि लोकल लेवल के ऊपर हो रहा है और इन्वायरमेंट भी ये सस्टेनेबली आपको एनर्जी सोर्स आपको देखने को मिलता है। अभी सरकार ने क्या किया है ना, इनको और हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए हमने एक स्कीम अप्रूव करी है, स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम, जो 2026 से लेकर 2031 तक यहाँ पे चलेगी। अब इसमें क्या होगा, देखो, एक तो यहाँ पे ना 1 to 25 भी हम बोल देते हैं, या 2 to 25 इज ऑल्सो फाइन। तो 25 मेगावाट से कम वाले हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इसमें आ जाएंगे, और हम इनको ना प्रमोट करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा इनको लगाने की कोशिश करेंगे। इवन प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो खासकर जो आपके रिमोट एरियाज हैं, हिली रीजन्स हैं, उनमें किया जाएगा। तो इसको यहाँ पे पूरे इस चीज को देखेगा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि इसके रिगार्डिंग सारा काम देखती है। तो अभी देखो, कोशिश ये होगी कि लगभग 2500 करोड़ का यहाँ पे जो पैसा होगा वो इस्तेमाल होगा इन ऑर्डर टू एक्सपेंड एंड ऐड लगभग 1500 मेगावाट कैपेसिटी सोलर हाइड्रो पावर के अंतर्गत। तो इंडिया का लगभग 21,000 मेगावाट पोटेंशियल है सोलर सॉरी स्मॉल हाइड्रो पावर का। एंड खासकर अगर हम बात करें, इसमें नदर्न रीजन हमारा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नॉर्थ ईस्ट में आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, सदर्न रीजन के अंदर आपका कर्नाटका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल, बहुत ज्यादा है, तो हमें उसको टैप करने की यहाँ पे जरूरत है। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, देखो सरकार यहाँ पे मदद करेगी। कैसे मदद करेगी, देखो सरकार ना फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी। जो भी यहाँ पे इस तरह से इन प्रोजेक्ट्स के लिए काम करेगा, वहां पर 30% तक की जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो यहाँ पर सरकार भी अपनी तरफ से देगी, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर, बॉर्डर एरियाज के अंदर। बाकी रीजन में 20% तक की होगी, या फिर ये जो वैल्यूज हैं 3.5 करोड़ पर मेगावाट, बाकी रीजन में 2.4 करोड़ पर मेगावाट, इस तरह से इनको दिया जाएगा। बाकी सरकार जो है यहाँ पे उसने 30 करोड़ रुपया अलग से एलोकेट किया गया है, क्योंकि हमें जब भी ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं तो सबसे पहले डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनती हैं, तो उन सब के लिए भी ये पैसा अलग से ईयरमार्क कर दिया गया है। फिर ऐसा माना जा रहा है कि सरकार क्योंकि पैसा लगाएगी तो कहीं ना कहीं 15,000 करोड़ का लगभग प्राइवेट सेक्टर भी आएगा। बेसिकली क्राउडिंग इन इफेक्ट आपको देखने को मिलता है कि सरकार के पैसा लगाने से प्राइवेट सेक्टर भी इंसेंटिवाइज होता है कि चलो मैं भी साथ में मिलकर काम करता हूँ। तो ये सारी चीजें माध्यम से करी जा रही हैं, और इसके माध्यम से लगभग 51 लाख परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब इतना रोजगार यहाँ पे हम जनरेट करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो रोजगार भी जनरेट होगा, हमारा क्लीन एनर्जी का भी यहाँ पे फोकस बढ़ पाएगा, एंड कहीं ना कहीं फायदा ही फायदा यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है एटाकामा लाइट पोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में। देखो, सबसे पहले तो आप एटाकामा रीजन की आप लोकेशन देखिएगा, ये है आपका एटाकामा। देखो, एटाकामा की अगर हम बात करें तो एटाकामा एक डेजर्ट है, ठीक है, डेजर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ये मोस्टली आपको चिली में देखने को मिलता है, पर इसका कुछ हिस्सा आपको पेरू के अंदर भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब एटाकामा आप नोटिस कर पाओगे पैसिफिक कोस्ट के ऊपर है, साउथ अमेरिका के अंदर। अब इसके एक साइड आपको एंडीज माउंटेन और दूसरी साइड आपको चिली कोस्टल रेंज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब एटाकामा डिजर्ट ना दरअसल में क्या है, दुनिया के सबसे ड्राई रीजन में से एक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा एरिडिटी होती है, ठीक है।
और इनफैक्ट अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर एल्टीट्यूड काफी अच्छा खासा है, मतलब 3000 मीटर, हाइट बहुत ज्यादा है, ड्राई बहुत ज्यादा है, और क्लाउड्स यहाँ पे ना के बराबर होते हैं। अब क्योंकि क्लाउड्स ना के बराबर होते हैं तो बिल्कुल क्लियर स्काई होती है। ऐसा माना जाता है कि साल भर के अंदर लगभग 300 रातें तो यहाँ पे क्लियर नाइट आपको देखने को मिल जाती है। तो लाइट पोल्यूशन भी कम होता है, ह्यूमिडिटी भी कम है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, एस्ट्रोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी है, क्योंकि अगर हमें मान लो कुछ देखना है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च करनी है, उसके लिए हमें चाहिए ना कि भाई आसमान साफ होना चाहिए। तो इसी वजह से ये एक दुनिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट हब बन जाता है एस्ट्रोनॉमी की रिसर्च के लिए। और इसीलिए आप नोटिस कर पाओगे, जैसे पैरानल ऑब्जर्वेटरी है जो कि यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी ऑपरेट करती है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप जो है, $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट है, वो कंस्ट्रक्ट यहीं पर किया जा रहा है। पर अभी दिक्कत पता क्या हो रही है, अभी एटाकामा के अंदर लाइट पोल्यूशन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब जैसे जैसे लाइट पोल्यूशन केसेस बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो मैंने आपको बताया कि रात को आपको बिल्कुल साफ दिखता था, उसमें एक कमी देखने को मिलेगी। तो इस वजह से एस्ट्रोनॉमी रिसर्च के अंदर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अगर लाइट पोल्यूशन होगा तो क्लियर स्काई नहीं होगी और उतने क्लियर ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहे पाएंगे। एंड इसी वजह से एटोकामा लाइट पोल्यूशन न्यूज में है। आगे आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। देखो कुछ दिन पहले यानी कि 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है, दरअसल में आपको एक कन्वेंशन के बारे में पता होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होगी, वीपो ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होगा, राइट। अब होता पता क्या है कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जिसके हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएंगे। अब ये जो बनी थी ना, ये वीपो कन्वेंशन के माध्यम से बनी थी। और वीपो कन्वेंशन जो फोर्स में आई वो 1970 को फोर्स में आई। तो उस दिन जो दिन था ना, वो 26 अप्रैल था। तो इसीलिए हम लोग हर साल 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। आज के समय वीपो के लगभग 194 मेंबर कंट्रीज का मेंबर्स हैं, और इंडिया ने वीपो को ज्वाइन किया था आपके 1975 के अंदर। अब पॉइंट पता क्या है कि दुनिया भर के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम अच्छे से काम कर पाए, उसका मेन पर्पस देखना ही वीपो का काम है। जैसे आपके पेटेंट्स हो जाते हैं, आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में आपके कॉपीराइट्स हो गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हो गया, जीआई टैग्स जो होते हैं, ये सब चीज़ों को देखना यहाँ पे इसका काम बन जाता है। एंड इनफैक्ट हमने कई बार ना ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में भी डिस्कशन किया है। ये इंडेक्स जो है आपका वीपो ही यहाँ पे रिलीज करता है, ये देखने के लिए कि कंट्रीज में कितना कितना अच्छा इनोवेशन यहाँ पे हो रहा है। अब इस बार का जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे था, हमने भी सेलिब्रेट किया, भारत ने भी। तो उसमें आप नोटिस कर पाओगे जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उन्होंने ना दरअसल में स्पोर्ट्स के सेक्टर के अंदर कुछ बहुत मेजर रिफॉर्म्स यहाँ पे बताए कि स्पोर्ट्स में हम इनोवेशन कैसे लेकर आ सकते हैं, क्योंकि मेन काम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इनोवेशन को प्रमोट करना ही है। तो इस बार का जो आपका थीम था वो था आईपी एंड स्पोर्ट्स, रेडी सेट इनोवेट, ठीक है। तो स्पोर्ट्स के साथ हमने यहाँ पे फोकस किया इस बार के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के ऊपर। एंड जैसे मैंने बताया कि 2000 के अंदर ये एस्टेब्लिश हुआ था, ये पर्टिकुलर डे सेलिब्रेट करना। कन्वेंशन तो 1970s में स्टार्ट हो गई थी, पर डे जो सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया वो 2000 के अंदर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो इस बार हमने जो बात करी, देखो उसमें क्या हुआ कि स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग कुछ नई नई बातें डिस्कस हुई हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 साल का फी वेवर होगा, यानी कि 3 साल कोई फीस नहीं देनी अगर मान लो आप कोई भी स्पोर्ट्स रिलेटेड आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रजिस्टर किया। तो हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स में और इनोवेशन हो, तो आईपी रजिस्ट्रेशन फीस को हटाया गया है, 3 साल का वेवर यहाँ पे दिया गया है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें, जो भी एग्जिस्टिंग स्कीम चलती आ रही है उसके माध्यम से फैसिलिटेशन मदद मिलेगी इनोवेटर को, स्टूडेंट्स को, आर्टिसंस को, ठीक है। इसके अलावा ना देखो जीआई टैग्स हम यहाँ पे प्रमोट करेंगे। जैसे आपको ना कश्मीर विलो के बारे में पता होगा। देखो आपके जैसे बैट बनते हैं, ठीक है, क्रिकेट के अंदर जो बैट बनते हैं उसमें एक तो इंग्लिश विलो होती है, वो तो बाहर की होती है, पर ऐसे ही आपको कश्मीरी विलो भी देखने को मिलती है। जो बैट बनते हैं ना, उसमें बहुत अच्छी लक्कड़ जो होती है वो आपकी कश्मीरी विलो काफी अच्छी करती है। तो जीआई टैग उसको यहाँ पे दिया गया। तो ऐसे हम चाहते हैं कि और अच्छे अच्छे हमारे सामने यहाँ पे एग्जाम्पल्स निकल के आए, तो उनको हम यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। हमारा जो विजन है, इनोवेट, पेटेंट, प्रोड्यूस, प्रॉस्पर, तो आइडियाज को एक्चुअल में कन्वर्ट कर पाए एंड उसको हम दुनिया जो भर में अंदर हम जैसे एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, तो उनको भी हम वहां तक ये चीज पहुंचा पाए। दैट इज ऑल्सो फोकस। फिर विकसित भारत डिजिटल मैट्रिक 2026 हैकाथन हमने यहाँ पे रिलीज किया है, जो कि फोकस करेगा स्मार्ट वेरिएबल्स के ऊपर। देखो हैकाथन के अंदर क्या होता है ना कि कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो कुछ घंटों के अंदर। तो हमारे जो भी आजकल स्पोर्ट्स के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल आपने नोटिस किया होगा, आप घड़ी पहनते हो अपने हाथ के ऊपर, तो आपको सब कुछ बता देती है कि कितना आपका
टेम्परेचर कितना है, हार्ट बीट कितनी है, आपने कितनी कैलोरीज आज कंज्यूम करी, कितनी कैलोरीज बर्न करी, वो हर एक चीज़ बता देती है। तो ऐसे ही आपके स्पोर्ट्स प्लेयर के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम की हो सकती है अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे करी जा रही हैं। फिर CSR फंड्स का इस्तेमाल होगा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जिम्स वगैरह के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। बाकी हमारी जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है 2025 की, वो भी बात करती है कि हमें ग्राउंड लेवल के ऊपर यहाँ पे काम करना होगा। तो इसी वजह से हमने इस बार जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है वो यहाँ पे सेलिब्रेट किया है स्पोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। आगे आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारे सामने जो टॉपिक है दैट इज यूनेस्को चेयर ऑन जेंडर इंक्लूजन। इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर यहाँ पे यूनेस्को चेयर का मतलब क्या है। देखो, सबसे पहले तो चेयर का मतलब आप समझना। कई बच्चों को लगता है कि अच्छा फिजिकल चेयर लगाई जाती है, नहीं नहीं, ऐसे फिजिकल चेयर नहीं होती। चेयर का मतलब होता है एक एकेडमिक पोजीशन, ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर ना एक अलग से पोजीशन, एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया जाता है, वो होती है चेयर। अब पॉइंट पता क्या है, जब हम बात करते हैं ना इस यूनेस्को चेयर की, तो फोकस यूनेस्को का ये है कि दुनिया भर के अंदर ना जेंडर इंक्लूजन हो, यानी कि महिलाएं भी अच्छे से चीजें, मतलब अच्छे से उनको और प्रमोट किया जा पाए। जो वर्क की बात है उसमें महिलाओं का रोल और ज्यादा इंप्रूव हो, स्किल डेवलपमेंट के अंदर महिलाओं का रोल बेटर हो, और इन्हीं सब चीजों को फोकस करने के लिए यहाँ पर यूनेस्को कई सारे काम कर रहा है। अब बात करें ना भारत की, भारत में भी देखो अभी कुछ समस्याएं हैं, हालांकि हमने इंप्रूवमेंट दिखाया है। जैसे अगर हम बात करें फीमेल की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की, तो उसमें इंप्रूवमेंट आई है, पर अभी भी फिलहाल ये कम है एज कम्पेयर टू पुरुष। महिलाओं के अंदर स्किल गैप देखने को मिलता है, वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन की एक दिक्कत देखने को मिलती है, राइट। तो एक्चुअली यूनेस्को ने क्या किया है ना, यूनेस्को का एक प्रोग्राम चलता है, उस प्रोग्राम के माध्यम से उन्होंने क्या किया, एशिया के अंदर पहली यूनेस्को चेयर ऑन जेंडर इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट एस्टेब्लिश करी है, और ये भारत के पुणे के अंदर ही हुई है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसका फर्क क्या पड़ेगा, इससे फायदा क्या होगा, इससे देखो फायदा होगा हमारी एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर। ऐसी चीजें यहाँ पे सिखाई जाएंगी जो कहीं ना कहीं आपको रोजगार लेने के अंदर मदद कर पाए, और खासकर यहाँ मेजर फोकस आपकी महिलाओं के ऊपर होगा। तो रोबोटिक्स के अंदर ऑटोमेशन, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों के अंदर जो सनराइज सेक्टर है, जो आगे बहुत पोटेंशियल रखते हैं, उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। तो 10,000 अंडर प्रिविलेज जो बच्चियां होंगी उनको ट्रेनिंग दी जाएगी इन स्किल्स के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप इसके लिए यहाँ पे काम करेगा, और उनको यहाँ पे सिखाया भी जाएगा, उनको फिर यहाँ पे उनके रोजगार भी यहाँ पे जनरेट करवाए जाएंगे। तो इस तरह से ये यूनेस्को का प्रोग्राम यहाँ पे वर्क करता है। अब ये यूनेस्को का जो प्रोग्राम है ना, दरअसल में ये नाम है इसका यूनेस्को चेयर ऑन जेंडर इंक्लूजन। ये यूनेस्को का यूनिवर्सिटी ट्विनिंग एंड नेटवर्किंग या यूनेस्को चेयर प्रोग्राम 1992 के अंतर्गत इसको स्टैब्लिश किया गया था, एंड उसी के माध्यम से एजुकेशन के अंदर महिलाओं को इन्वॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करी जाती है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि एशिया के अंदर यूनेस्को चेयर यहाँ पे क्रिएट करी गई है जेंडर इंक्लूजन के ऊपर, और वो भारत के पुणे के अंदर ही करी गई है। तो डेफिनेटली इंडिया को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसका मिलेगा, एंड यूनेस्को की जो प्रायोरिटीज़ हैं उसको हम और आगे लेके जा पाएंगे विद द कॉपरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। तो बच्चियों के लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी, और हमारी और अलग अलग जो स्कीम्स हैं, चाहे वो स्किल इंडिया मिशन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, वो भी यहाँ पे इस चीज़ को और ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेंगी, राइट। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हमें डिस्कस करने थे। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपने होमवर्क दिया था उसमें एक था कि पहले एशियन गेम्स कहाँ पे हुए थे। देखो, पहले एशियन गेम्स मैंने आपको बताया था 1951 1951 के अंदर नई दिल्ली के अंदर हुए थे, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट अपने आप में इनकरेक्ट होगा। फिर मैंने एक आपको होमवर्क दिया था साइबॉर्ग बॉटनी के कॉन्टेक्स्ट में, मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब यही होता है कि जो आपके लिविंग प्लांट्स है ना, उनके अंदर हम क्या करते हैं, उनको इंटीग्रेट करते हैं किस चीज़ के साथ, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के साथ। और इसका फायदा यही होता है कि उससे आपके जो प्लांट्स हैं वो कम्युनिकेट करने लग जाते हैं, सेंस करने लग जाते हैं। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे फॉल्स होगा, एस्ट्रोफिजिक्स के साथ इसका लिंकेज नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट बात करें मिथॉस एआई की, तो यस, इसको एंथ्रोपिक नहीं बनाया है, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। और चौथे स्टेटमेंट की बात करें नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की, तो ये एग्जेक्टिव बॉडी नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी। हमारा जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है ना 2002 का, उसके माध्यम से इसको बनाया गया था। तो ये अपने आप में एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनती है, ना कि एग्जेक्टिव बॉडी। तो आखिरी स्टेटमेंट अपने आप में यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।